नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे जन सदन में कांग्रेस प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त विषय पर। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी और 2016 में हरीश रावत सरकार कैसे गिरी यह भी आपने खुली आंखों से देखा होगा। राजनीति कब करवट बदल ले यह तो उत्तराखंड में कहा नहीं जा सकता। जो 2016 में पराए हुए उनमें से हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं। मतदान के बाद गुणा भाग में जुटी कांग्रेस को अभी से डर सता रहा है कि उनके साथ 2016 वाली घटना फिर न दोहरा दी जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हो चुका है। लिहाजा मतगणना से पूर्व ही सत्तारूढ़ दल भाजपा की घेराबंदी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो पहले ही पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। अब उन्हें यह भी डर सता रहा है कि कहीं भाजपा बहुमत के आंकड़े से थोड़ा अधिक होती है तो कांग्रेस के विधायकों के साथ में खरीद फरोख्त होगी और उस पर उतारू न हो जाए। ऐसा हमने कई राज्यों में भी देखा है। भाजपा ने जब कांग्रेस के विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया हो। मध्य प्रदेश जिनमें से एक उदाहरण है। इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस के आला अधिकारियों ने अपने प्रत्याशियों की घेराबंदी शुरू कर दी है और अपने प्रत्याशी कांग्रेस शासित राज्यों में सेफ जोन में पहुंचाने की योजना बना रही है। तो वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में भाजपा ने जोड़ तोड़ के लिए कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज नेताओं को जिम्मा सौंपा है। इस खबर के लगने के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और अपने प्रत्याशियों को राजस्थान कूच कराने की योजना बना ली है। तो इस विषय पर हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से आयुषी सुंदरियाल, ये जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, सर आपका बहुत स्वागत है। और सत्यवीर चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज इस्टबाल, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आप तीनों का बहुत स्वागत है इस जनसदन में। तो सबसे पहले तो सर मैं आपके पास आना चाहूंगा सत्यवीर चौहान सर, 10 मार्च को वहां पर नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ होगा? शायद सर सवाल सुन पा रहे हैं, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर मैं सबसे पहले आयुषी सुंदरियाल सर आपके पास आना चाहूंगा। 10 मार्च को राज्य में नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन की आहट है? देखिए 10 मार्च को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है बहुमत के साथ आने वाली है और जो है कम से कम नहीं तो 40 के आसपास की सीटें हम लोग विधानसभा में लेके सरकार बनाने वाले हैं। तो अब ऐसे में जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जैसा कि भाजपा का रिकॉर्ड रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं जो है कि जो एक डर बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के मन में कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि हमारे विधायकों को रिझाने की कोशिश भाजपा करे। और निश्चित तौर पे भाजपा की यही रणनीति है। इसी ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या आपके जो विधायक है कमजोर है? क्या कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस पार्टी जो हो विश्वास नहीं है? क्या क्यों लग रहा है ऐसा आपको? देखिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों पे तो हमें विश्वास है, परंतु हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि जैसा पहले हो चुका है वैसा हमारे साथ दोबारा हो जाए, क्योंकि हर कोई जो है भाजपा का जो रिकॉर्ड रहा है पहले से भी, तो वो इस तरीके की हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को खुद ही अगर इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही शर्मिंदा होना चाहिए कि वो जो है एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का माहौल, इस तरीके के डर का माहौल किसी पार्टी के अंदर अगर बन रहा है तो एक वो जिसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी और आपके विधायक को अपने खेमे में मिला लेगी। ठीक है, मैं सर मनोज इस्टबाल सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उत्तराखंड से, वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, ये जो उत्तराखंड की जो सियासत है, 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ समीकरण बन रहा है? समीकरण इस बार जो ये तो ऐतिहासिक चुनाव हो गया जी। न कांग्रेस को पता है कि वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, न भाजपा को पता है कि वो प्रॉपर आ रहे हैं। जो असमंजस की स्थिति समय उत्तराखंड में बनी हुई है वो सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं है बल्कि आम जनता के बीच भी ये है कि क्या होने वाला है। जी नहीं सर, आम जनता ने तो जैसे क्लियर तस्वीर नहीं है जी। नंबर 2, अभी मैं ये मैडम को सुन रहा था जी, तो संख्या समाधान जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी होगा ही होगा, क्योंकि पिछली बार 15 विधायक टूटने की जगह 8 विधायक फिर भी टूट ही गए थे। और इस बार भी कहीं ऐसा ना हो
कि जब अल्पमत में दोनों दल हो जी और भाजपा बाजी मार, तो शायद इनकी जो छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान की यात्रा की बात हो रही है जी। वो कहीं ना कहीं इसी डर को लेके जाहिर हो रही है। देखिए मनोज जी, आप कह रहे हैं कि दोनों को स्पष्ट बहुमत मिले या नहीं मिले, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दो झगड़े और तीसरा रगड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपना दमखम भर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ। आम आदमी पार्टी एक सीट निकालने गनीमत है, क्योंकि वहां तो उनके मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया, वो भी दम में भर के गए हैं और दावा करके गए हैं कि हम उत्तराखंड में सरकार बनाने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना पाला बदल ले। देखिए, सच्चाई ये है कि उत्तराखंड की जनता और जनमानस, यहाँ का आदमी किराए वाला नहीं है, ये नौकरी पेशा। बाहर जैसे उत्तराखंड से बाहर जो सिनेरियो है, जैसे दिल्ली में बिजली माफ हो गई तो यहाँ भी उन्होंने एक वोट दिया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। लेकिन ऐसे सगुफे से उत्तराखंड की जनता पे कोई परवाह नहीं पड़ने वाला, जहां तक मेरी सोच है। जी, मैं इसे निहायत अपनी निजी सोच मानता हूँ, लेकिन एक परिपाटी आम आदमी पार्टी ने चला दी है कि उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही, तो उसके बाद भाजपा ने भी वही ट्रेंड अपना लिया, कांग्रेस ने भी वही ट्रेंड अपना लिया। विकास के कार्य गिनाने का किसी को फुर्सत नहीं मिली, बेरोजगारी पर कोई फोकस नहीं कर पाया, महंगाई पे कोई फोकस नहीं कर पाया, रिवर्स माइग्रेशन जो सबसे बड़ी इस प्रदेश की समस्या है जी, उस पर कोई फोकस नहीं कर पाया जी। तो दिल्ली वाले विकास मॉडल का जादू सर, जो दिल्ली वाले विकास मॉडल का जादू है आम आदमी पार्टी का, वो उत्तराखंड में बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। क्या कुछ बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है कहीं भी। उत्तराखंड के आगे जो ये मॉडल एक पेश किया जा रहा है दिल्ली का, तो उस पर सिर्फ यहाँ का जो जनमानस है वो सिर्फ हंसी दे, इतना ही बहुत है जी। तो अगर हम सर वहां पर समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी, इनका कितना क्या रोल हो सकता है वहां पर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ चुनाव लड़ा नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी का तीन क्या कहते हैं सीटों पे दावेदारी लग रही है कि 3 सीटें या 4 सीटें ला सकती है। आम आदमी पार्टी का 1 या 2 सीट पे दावा है। उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है उसको 2 से 3 सीटों का है, और 3 निर्दलीयों की ये सीट अभी तक पक्की समझी जा रही है कि 3 निर्दलीय भी आएंगे। इस हिसाब से करीब 12 से 15 सीटें सब मिलाकर इकट्ठा करते हैं, तो 70 सीटों की विधानसभा में जी अगर 15 सीटें ऐसे ही बढ़ गई तो बची 55। अब 55 में क्या भाजपा लाएगी और क्या कांग्रेस लाएगी, मैं फाइट है। अगर दोनों बराबर पे भी छूटी है तब भी सरकार दोनों में से कोई नहीं बनाती जी। ऐसे में निर्दलीय और छोटे दलों पे ये केंद्रित हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इस समय जो कांग्रेसी विधायकों को एक कॉल आई है कि आपको राजस्थान चलना है, छत्तीसगढ़ के जो रिसोर्ट बुक हो रहे हैं जी, वो कॉल पिछले 2016 में जो सारा विघटन हुआ था और जिस तरीके से अल्पमत आ गई थी हरीश की सरकार, उसको देखते हुए शायद कांग्रेस ने एक शंका जाहिर की। एक डर जो कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ वो शायद इसको लेकर है जी। और वही रीजन है कि जो इस समय इस पर तस्वीर में जो डरे हुए हैं दोनों राष्ट्रीय दल जी जी, वो उसका बड़ा कारण नहीं है जी। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि 60 से ऊपर जाएंगे हम, तो कांग्रेस करीब 45 से ऊपर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सत्यवीर चौहान जो कि भाजपा के नेता है, प्रवक्ता है, उनके पास आना चाहूंगा। सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो वीआईपी न्यूज में। सर 10 मार्च को वहां की मतगणना होने वाली है, नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है? हम तो पहले ही निश्चित होकर बैठ चुके हैं। हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद जनता ने दे दिया है और 10 तारीख को सबके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। हमें तो जो संकल्प लिया है उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, उसको और आगे बढ़ाना है। आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ पूरा उत्तराखंड आज सड़कों से, गांव से लेके, शहर से लेके, गली से लेके मोहल्ला तक जुड़ रहा है। और हमने जो डबल इंजन की सरकार चलाई है उससे जनता ने 14 फरवरी को उसकी मोहर लगाई है और आप 10 मार्च को देखेंगे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनके लिए तो मैं इतना ही कह दूंगा कि दिल्ली एक इतनी अच्छी हमारी शहर और राजधानी थी, उसको आज पूरा शराब की फैक्ट्री बना दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, वो वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे साथ में। मनोज इस्टेवाल जी जुड़े हुए हैं, वो
वरिष्ठ पत्रकार है, वो इन सब बातों पर विश्लेषण दे रहे थे। ना तो वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहा है, ना किसी का रख रहा है, लेकिन एक सवाल यह है कि जो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने सोचा कि वो आम आदमी पार्टी के जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा उसमें। जी बिल्कुल। और हमने तो आपने देखा है कि यहाँ पर चाहे महालक्ष्मी योजना हो, चाहे दूसरी अन्य प्रकार की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, या सड़कों को हर गांव को जोड़ना हो, हर घर बिजली पहुंचाना हो, हर घर में राशन को हो, हर घर के आयुष्मान से आपने देखा होगा कि हमने कितना सबके लिए, चाहे वो गरीब अब अंतिम तबके में बैठा व्यक्ति हो, वह भी अब अपने घर, अपनी जमीन या अपनी किसी जायदाद को या गहने को बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। वह भी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा रहा है। ये उत्तराखंड में आज सबके लिए फायदेमंद हो रहा है, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे तो एक बात है सत्यवीर जी, एक ये बात है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि 10 मार्च को लेकर के आपकी रणनीति क्या है? कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आपकी पार्टी है वो उनके विधायकों को उड़ा सकती है, कितनी सच्चाई है इसमें? हमें कोई इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। आप निश्चित होकर ये मेरे शब्दों की लिख लीजिए। कांग्रेस के तो जैसी 7 तारीख आएगी, वो 2 मेरे स्पष्ट शब्दों में लिख चलो, ये तो 10 मार्च को होने वाले ईवीएम और एक गठजोड़ की राजनीति। सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, 10 मार्च को ये बिल्कुल डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो तस्वीरें धुंधली है सब साफ हो जाएगी कि भाई कौन सत्ता में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मैं आयुषी जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा जो है आपके विधायकों को उड़ा सकती है? क्या कुछ इनपुट मिले हैं आपको? बातें जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है ये मीडिया के माध्यम से ही सामने आई है। डायरेक्टली किसी वाला फोन तो नहीं आ गया, किसी पर इस तरीके के इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है किस तरीके से करने का, तो ये जो है उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक सावधानी बरती जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भाजपा जो है अपना जो ऑलरेडी जो घटिया राजनीति में वो उतर आते हैं जब वो हार रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है प्रदेश में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई से हमारी उत्तराखंड की जनता कितनी त्रस्त है, जिसकी अगर आप बात करें, हमें गैस का सिलेंडर, यहाँ की महिलाएं जिन्हें मुफ्त का सिलेंडर देने की नौबत आई हो, क्या वो सिलेंडर वो रिफिल नहीं करा पाए? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग खुद जानते होंगे कि जिन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मुफ्त में लिए हैं, क्या वो 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं रिफिल हुए वो सिलेंडर। तो जो है आज हमारी जो महिलाएं हैं वो, और जो हमारे जो आज किसान हैं, चाहे वो हमारे युवा हैं जो बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, तो उत्तराखंड की जनता त्रस्त है कहीं ना कहीं, और भाजपा की नीतियों से बिल्कुल जो है ऊब चुकी है। भाजपा की जो डबल इंजन की जो है सबसे कमजोर सरकार जो उत्तराखंड ने देखी है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में आयुषी ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल नाकाम रही है, कई तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? ये किसके प्रवक्ता थे? ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस के आयुषी सुंदरयाल जी। आयुषी सुंदरयाल जी को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो महंगाई पे रोना रो रहे हैं, पहले अपने जो इनके जो शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य है, उनमें केवल मैं एक राज्य का नाम लेना चाहूंगा। राजस्थान, सबसे महंगा पेट्रोल आज राजस्थान में बिक रहा है, 117 के अब 170 रुपए लीटर बिक रहा है। तो महंगाई किस राज्य में ज्यादा है? हमारे यहाँ की तुलना कर लीजिए, कम से कम 20 से 25 रुपए कम है। तो महंगाई किस राज्य में? और डबल इंजन ने तो यहाँ के आप देख ही होंगे कि आज यहाँ पर चारों काम को आप वेदर रोड से जोड़ दिया गया है। आज आप देहरादून से पहले अगर आप जाते थे हरिद्वार तो 3 से 4 घंटे लगते थे, आज आप 45 मिनट में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। डबल इंजन का माहौल है। अब ऐसा है ना, जब तक ये अपनी आंखों को अंधेरा रहेगा, जब तक आंखों को नहीं खोलती, प्रकाश को देखेंगे तो आंखों को खोलना होगा। अब ये डूबी हुई कांग्रेस है तो हम क्या कर सकते हैं? अंतरकलह में ये डूबे हुए हैं और इनको सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते, मैं आपके पास आऊंगा। सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आयुषी जी मैं आपके पास आऊंगा। सत्यवीर जी अपनी बात रखें। इनका विकास निहित है केवल एक परिवार तक, गांधी परिवार तक। जी, गांधी परिवार तक विकास निहित है। मैं जी आयुषी जी, उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया, क्योंकि देखिए परिवारवाद की जो राजनीति है वो तो हर खेमे में है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये आरोप दोनों पार्टियों पे लगे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे परिवारवाद पर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी है इनकी जो पार्टी है वो अंबानी और अडानी जी के परिवार तक सीमित है। इनकी जो जितनी भी नीतियां हैं, इनकी जो गरीब विरोधी नीतियां हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश को आज की डेट में अगर कोई चला रहा है तो वो अंबानी और अडानी जी चला रहे हैं। उनकी संपत्तियां आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई, और देश में जो है
मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 80 लाख परिवार गरीबी रेखा से बाहर आए थे और भाजपा के जो मोदी सरकार है वो 3 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे लाने का काम इन्होंने किया है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जो है आप जो है खुद भी आप चेक कीजिए कि क्या है आपके जो है आपने गरीबी रेखा को के आंकड़े आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों की सरकार है, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है। और जो है इन्हें जो है उत्तराखंड में भी थूक के चाटना पड़ा है। देवस्थानम बोर्ड इन्होंने लाके वापस लिया है। 3 मुख्यमंत्री इन्होंने उत्तराखंड में बदले हैं और देश में भी इन्होंने किसान बिल जो है किसानों का शोषण करने के लिए लेकर आए थे, उसको भी इन्हें वापस लेना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब थूक के चाटने की नौबत आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी जनता इन्हें आईना दिखाएगी। बिल्कुल आयुषी जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी से मेरा एक सवाल है। मनोज जी, परिवारवाद की जो छाया है उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों महफूज नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मनोज जी, तो मुझे हंसी आ रही है। मैं कल चुनाव तो अब निकल गए हैं, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाना चाहिए। हम लोग विषय भटक गए। हमारा था कि भाई ये कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर संकित है, इस विषय पे ही हमको जोड़ तोड़ की राजनीति हमारा विषय था, लेकिन क्या थोड़ा हम मुद्दों से भटक गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों में जो परिवारवाद है उसकी छाया रही है, क्या इस बात पर सच्चाई है? देखिए परिवारवाद, मैं अगर 2 शब्दों में बोलूं तो जब तक कांग्रेस में राहुल जी सर्वे रहेंगे, कांग्रेस के उठने के चांसेस बहुत कम है। परिवारवाद पहले इंदिरा गांधी भी थी, पहले जवाहरलाल नेहरू भी रहे, कांग्रेस ने कई साल राज किया इस देश में जी। लेकिन राहुल जी के आने के बाद उनके जो स्टेट बन रहे उनको लोग पचा नहीं पा रहे जी। बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो अपना बिल्कुल वो काल देख लिया है, आपने जो है राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम किया है। आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है वो बेसिकली वरिष्ठ पत्रकार है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा आयुषी जी, मनोज जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा आयुषी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं मनोज जी का वक्तव्य सुन लेते हैं, उनका पक्ष सुन लेते हैं। जी बिल्कुल आयुषी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी अपनी बात रखें। मनोज जी, आरुषि जी को ये समझाइएगा कि अभी तो आपने बीजेपी की तरफ मुझे नहीं दिया, मैं एक तरफा वक्तव्य कर नहीं देता, ठीक है। परिवारवाद की छांव सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है। कांग्रेस देखिएगा, कांग्रेस में सच्चाई ये है कि कांग्रेस को अब रिसाइकल करने की जरूरत है अपने आला कमान को, और उसके बाद ही उभरने की एक बहुत अच्छी नौबत है। दोबारा से अगर एक पार्टी जिंदा होगी तो बहुत बड़ी बात है। सेंटर में भी आपको आना है, केंद्र में भी आना है, तो इसके लिए आपको ये इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। रही बात परिवारवाद की, भाजपा पे शायद भाजपा ने इस बार ये साबित करने की कोशिश की है कि परिवार में एक को ही टिकट देंगे, और रीता बोगना इसका एग्जाम्पल है जी। लेकिन दूसरा एक प्रश्न उठता है कि राजनाथ जी अपने सांसद है, उनका लड़का भी सांसद है जी, तो फिर इसमें परिवारवाद कैसे घुस गया? जी बिल्कुल मनोज जी, ये तो परिवारवाद की बात हुई। मनोज जी, ये तो परिवारवाद की बात हो गई। चलो, हमारा जो मुद्दा था वो खरीद फरोख्त का मामला था, और हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वाकई विधायकों की खरीद फरोख्त की वहां पर योजना बन रही है, और क्या भाजपा वाकई जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको उड़ाने की योजना बना रही है। तो हम इस विषय पर बात करने जा रहे थे। मैं सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा कि पिछली बार आपकी पार्टी ने 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार में आई थी, और कांग्रेस ने जो है 11 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार क्या समीकरण बनेंगे? कितनी क्या सीटें आ सकती है आपकी? हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। जैसे कि आपने 5 साल में देखा होगा कि हमने निकाय चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर के चुनाव हो, हमने हर इसमें हमें पूर्ण समर्थन जनता का मिला है, और हमने सबसे ज्यादा नगर मेयर बनाए, सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाए। तो जी बिल्कुल सत्यवीर जी, यही सवाल मेरा आयुषी जी से। आयुषी जी, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने 11 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आपको क्या अंदाजा है कि इससे ज्यादा सीटें जीतेगी? देखिए, पिछली बार जो था कहीं ना कहीं मोदी जी का क्रेज था, कहीं ना कहीं ये एक सिंगल फेस पे चुनाव जो लड़ रहे थे, डबल इंजन का इन्होंने सपना दिखाया था।
बहुत सारे झूठे वादे इन्होंने जनता से किए थे, जो कहीं ना कहीं अब जनता को जी नजर बिल्कुल नहीं आए, आयुषी जी, फेल हो एक चुके एक हैं। सवाल आप और दोनों से और 40 लूंगा से 30 ज्यादा- सेकंड के लिए। आयुषी जी, एक सवाल आप दोनों से लूंगा कि मदन कौशिक जी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, और इसके अलावा भी जो है गणेश गोदियाल वो भी कह रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दोनों के प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? 30 सेकंड में। देखिए, मदन कौशिक जी के ऊपर तो ऑलरेडी उनकी पार्टी के विधायक हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं मदन कौशिक जी पे उन्हीं के पार्टी के विधायक इल्जाम लगा रहे हैं, आपके उन्हें प्रदेश चुनाव अध्यक्ष हराने गणेश का। गोदियाल जी कह रहे हैं, और आपके हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं, 30 उनका सेकंड जो है में। रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, और जी। वो जो है क्या कहते हैं, उनका तो नाम ही गणेश जी बिल्कुल। है, तो मैं सत्यवीर यही जी मैं आपके कहूंगी पास कि आना उनकी चाहूंगा। बात में 100% सत्यवीर सिंह सच्चाई जी, है। मदन कौशिक जी कह रहे हैं कि हम इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार फिर से बनाने वाले हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? 30 सेकंड में अपनी हमारे बात। पास विश्व का सबसे मजबूत संगठन है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जब इस प्रकार का संगठन होता है और इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जी। तो इस प्रकार तो प्रचंड विजय हम होना निश्चित ही है। और जो गणेश गोदियाल जी का जो रहा है कि हम प्रचंड, उनका कहना होगा थोड़ा सा जबान फिसल जी, गया, प्रचंड बिल्कुल, हार की तरफ बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल, सत्यवीर कांग्रेस जी, जा रही सत्यवीर जी, है, बिल्कुल, और विजय बढ़िया। प्रचंड जीत की ओर जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आयुषी जी आपका भी बहुत स्वागत है, सत्यवीर जी आपका भी बहुत स्वागत है, मनोज इस्टवाल जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो सियासत कब करवट बदल ले यह कहा नहीं जा सकता। राज्य में विधानसभा चुनाव जो है उसके परिणाम तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ की जो सियासत है अभी से भारी पड़ने लगी है। उत्तराखंड में भाजपा जहां दोबारा सत्ता में वापसी कर हर 5 साल में सरकार बदलने का मिथक तोड़ने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा और किस करवट नहीं बैठेगा। तो इस चर्चा के लिए बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।